आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं। एंजाइम इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि बॉडी के अंदर कॉन्टीन्यूसली बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। उन बायोकेमिकल रिएक्शन को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म के ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हर काम इन मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कैटाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल टूटता है और छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड होने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। ये बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम के ज़रिए ही प्रोसीड करते हैं। एंजाइम्स के ज़रिए कैसे प्रोसीड करते हैं? एंजाइम इन रिएक्शन में बायो कैटालिस्ट का काम करता है। एंजाइम इन रिएक्शंस को स्पीड अप करता है और इन रिएक्शंस को रेगुलेट करता है। एंजाइम बेसिकली जितने भी तकरीबन तमाम एंजाइम्स हैं, तकरीबन तमाम एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोटीन नहीं है, लेकिन इसके अलावा मोस्टली सारे ही ग्लोबुलर प्रोटीन हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अब जिन मॉलिक्यूल्स पे एंजाइम्स वर्कआउट करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। एंजाइम्स सबस्ट्रेट पे वर्कआउट करते हैं और इसको एक खास किस्म के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। अब ये प्रोडक्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करेगा या उसको रेगुलेट करेगा। अब कैसे एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उससे हम क्या नाम देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे माचिस है, उसको जलाने के लिए हमें थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद वो खुद ब खुद जलती रहती है। इसी तरह से कोयला को जलाने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी इनिशियली, और उसके बाद वो खुद ब खुद ही जलता रहेगा। या किसी चट्टान को पहाड़ की चोटी पे हम लेके जाएं, उसको ले जाने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होगी, लेकिन जब चोटी पे लेके जाएंगे और फिर छोड़ेंगे तो वो खुद ब खुद नीचे आता रहेगा। इसी तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए कुछ अमाउंट एनर्जी की रिक्वायर होती है। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या उन केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करते हैं। इस तरह से केमिकल रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है और उसको रेगुलेट कर लिया जाता है। अब हम बात करें कि एंजाइम किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये दो तीन तरीकों से जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये सबस्ट्रेट की शेप को चेंज करेंगे। सबस्ट्रेट की शेप को चेंज करेंगे करके एक्टिवेशन एनर्जी को
की अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ये सबस्ट्रेट को करेक्ट पोजीशन पे भी ला के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। इन दो तरीकों से एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। या तो वो सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर लेंगे एंजाइम्स की शेप के अकॉर्डिंगली, या वो सबस्ट्रेट को एंजाइम्स की एक्टिव साइट के बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे, करेक्ट ओरिएंटेशन पे लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। इन दो तरीकों से एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। इससे रिएक्शन क्या होता है, स्पीड अप हो जाता है, वो जल्दी प्रोसीड होता है। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स के टाइप्स की। एंजाइम्स की दो टाइप्स हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स वो एंजाइम्स जो कि सेल्स के अंदर प्रोसीड करते हैं, सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कैटालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं, जो कि सेल के अंदर रह के सेल के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म को कैटालाइज करते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो कि सेल से बाहर मेटाबॉलिज्म को कैटालाइज करते हैं। सेल से बाहर जो कैविटीज होती हैं उन कैविटीज के अंदर ये अपना काम करते हैं और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की। एंजाइम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? Characteristics of एंजाइम। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम की कि एंजाइम्स जितने भी एंजाइम हैं तकरीबन सारे ग्लोबुलर प्रोटीन से बने हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन से बनने से मुराद क्या है? ये अमाइनो एसिड से बने हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है। तो तमाम एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने हैं। सेकेंड वन कि एंजाइम्स के जरिए एंजाइम्स की मौजूदगी में होने वाला बायोकेमिकल रिएक्शन वो मिलियन टाइम फास्टर होता है एज कंपेयर टू उस रिएक्शन के जो कि एंजाइम्स की एब्सेंस में प्रोसीड होता है। तो सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एंजाइम स्पीड अप करेंगे केमिकल रिएक्शन को, बायो केमिकल रिएक्शन। एंजाइम स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को। एंजाइम्स की मौजूदगी में होने वाला केमिकल रिएक्शन कई गुना ज़्यादा जल्दी होता है एज कम्पेयर टू जो उस रिएक्शन के जो कि एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में होता है। तीसरी प्रॉपर्टी
एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, एंजाइम्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। वो किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक होते हैं? वो दो चीज़ों के लिए स्पेसिफिक होते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ रिएक्शन और नंबर 2 नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। एंजाइम्स अपने रिएक्शन की टाइप के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक एंजाइम एक ख़ास रिएक्शन को ही स्पीड अप या कैटालाइज कर सकता है, वो किसी दूसरे रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता। वो अपने रिएक्शन की टाइप के लिहाज से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। सेकेंडली वो सबस्ट्रेट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। एक ख़ास सबस्ट्रेट ही, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड हो सकता है और प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके अलावा उस सबस्ट्रेट के अलावा अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ या तो अटैच ही नहीं होगा, एंजाइम या तो उसको अटैच ही नहीं करेगा, अगर अटैच कर भी लेता है तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इस तरह एंजाइम्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपने रिएक्शन की टाइप के लिहाज से और सबस्ट्रेट की नेचर के लिहाज से। नंबर 4 पूरे एंजाइम्स में एक छोटा सा पोर्शन ऐसा होता है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कैटालाइसिस में, उसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। ये वही साइट है जहाँ पे, वही जगह है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके जुड़ता है और उसको कैटालाइज किया जाता है और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोडक्ट के अंदर। एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है और इसको ट्रांसफॉर्म करती है इनटू प्रोडक्ट। एक्टिव साइट क्या काम करेगी? रिकॉग्नाइज करेगी सबस्ट्रेट को और फिर इसको कन्वर्ट करेगी इनटू प्रोडक्ट। नंबर 5 एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाया भी जा सकता है और एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम भी किया जा सकता है। इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को या तो कम करेंगे या बिल्कुल ही रोक देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सबस्ट्रेट की जगह पे आके जुड़ जाते हैं, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? कम हो जाती है। इनको हम नाम देते हैं इनहिबिटर्स का। इसके अलावा एक्टिवेटर्स खास तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, एंजाइम के काम करने के रेट को बढ़ा देते हैं और ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं। उनको हम नाम देते हैं एक्टिवेटर्स का। वो समटाइम्स क्या करते हैं, जो एंजाइम्स वर्किंग में नहीं होते उसको उसके साथ अटैच होते हैं और उसको वर्किंग में ले आते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। नंबर 6 कुछ एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए किसी एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करते हैं और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको अपना काम स्टार्ट करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कोफैक्टर का नाम देते हैं। कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये प्रोटीन का बना नहीं होता। अब कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। कोफैक्टर्स की आगे 2 टाइप्स हैं, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ये
ऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक में मोस्टली मेटल आयंस होते हैं। इनऑर्गेनिक क्या होंगे? मेटल आयंस। ये मेटल आयंस एंजाइम के साथ जुड़ जाएंगे और एंजाइम फिर अपना काम करना स्टार्ट करेगा। अदरवाइज एंजाइम इनकी अटैचमेंट के बगैर अपना काम स्टार्ट नहीं करता, वो एक्टिवेट ही नहीं होता। ये उसके साथ जुड़ते हैं फिर वो एंजाइम क्या होता है? एक्टिवेट होता है। इसी तरह से कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स अगर टाइटली बाउंड होंगे एंजाइम के साथ तो उसे हम नाम देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप का। कोफैक्टर अगर ऑर्गेनिक है और वो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है तो उसको नाम दिया जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप का। अगर कोफैक्टर लूजली अटैच है तो हम उसको नाम देंगे कोएंजाइम्स का। कोएंजाइम्स ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल ग्रुप्स को फ्रॉम वन एंजाइम्स टू अनदर। इसकी एग्जांपल्स में हम बात करते हैं। इसकी एग्जांपल में आएंगे राइबोफ्लाविन, आता है इसकी एग्जांपल में, फॉलिक एसिड वगैरह आ जाते हैं एक्सेट्रा, और भी बहुत से एंजाइम इसके कोएंजाइम इसमें आ जाते हैं। तो ये कोफैक्टर वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है उसे हम क्या नाम देते हैं? कोफैक्टर देते हैं। कोफैक्टर की अटैचमेंट, कुछ एंजाइम्स कोफैक्टर की अटैचमेंट के बाद एक्टिवेट होते हैं। कोफैक्टर दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मोस्टली जो कोफैक्टर होते हैं वो मेटल आयंस होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी दो तरह के हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली अटैच है एंजाइम के साथ तो उसको नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप का। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच है एंजाइम के साथ तो उससे हम नाम देते हैं कोएंजाइम का। कोएंजाइम में राइबोफ्लाविन, फॉलिक एसिड वगैरह ये सारे आ जाते हैं। नंबर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम्स की। एंजाइम्स मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है कि एंजाइम्स एक ट्रैक बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं जिसमें एक एंजाइम सबस्ट्रेट एक एंजाइम एक मॉलिक्यूल को एज अ सबस्ट्रेट लेता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम्स के लिए सबस्ट्रेट का काम करती है और इस तरह ये सिलसिला चलता है। इस तरह ये एक चेन बनती है और इस चेन के ज़रिए से जो एंड प्रोडक्ट होती है वो रिएक्शन को कैटालाइज करने में अपना रोल प्ले करती है। तो इसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक पाथवे का। अगर मैं डायग्राम के जरिए से आपको बताऊं तो ये अगर एंजाइम है, ये एक खास किस्म के मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट, इसी तरह से ये इसको क्या कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट दोबारा होगी सबस्ट्रेट, और इस तरह से प्रोडक्ट इसको ये लेगी सबस्ट्रेट और इसको कन्वर्ट करेगी प्रोडक्ट। इस तरह से एक ट्रैक बनता है। इस ट्रैक को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक पाथवे का, कि एक एंजाइम्स के लिए एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का काम करेगा,
ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कैटालाइज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये प्रोडक्ट इस एंजाइम्स के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगी और ये एंजाइम भी इसको क्या करेगा, प्रोडक्ट में ट्रांसफर करेगा। अब इसकी प्रोडक्ट इसके लिए सबस्ट्रेट है और ये सिलसिला इसी तरह से आगे चलता जाता है और लास्ट एंजाइम्स का जो प्रोडक्ट होगी वो रिएक्शन को कैटालाइज करेगी। इस तरह से एंजाइम एक चेन बनाते हैं, एक ट्रैक बनाते हैं, पाथवे बना के जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम मिलकर एक रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंजाइम्स की, जो जिसमें हमने बात की सबसे पहले कि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, वो स्पेसिफिक होता है टाइप ऑफ रिएक्शन के लिहाज से, सबस्ट्रेट के लिहाज से। इसके अलावा एक्टिव साइट और स्मॉल पोर्शन जो कि एंजाइम्स के अंदर मौजूद होता है, जो कि एक्चुअली टेक पार्ट करता है इन बायोकेमिकल रिएक्शन, इन कैटालाइसिस, उसे हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। वो मॉलिक्यूल जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को या एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं, उन्हें इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। वो जो उसको एक्टिव करते हैं उससे हम या ज़्यादा करते हैं उन्हें एक्टिवेटर्स का नाम देते हैं। कुछ एंजाइम को नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है, उससे हम कोफैक्टर का नाम देते हैं। और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। इस तरह से एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंजाइम्स की। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। Factors affecting the rate of enzyme। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम के काम करने के रेट के ऊपर, रेट ऑफ एंजाइम्स के ऊपर इफेक्ट होते हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की। नंबर 1 टेम्परेचर। टेम्परेचर एंजाइम के काम करने के रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एंजाइम्स टेम्परेचर के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। हर एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और वो टेम्परेचर जिसमें कोई एंजाइम मैक्सिमम अपना काम करे, मैक्सिमम अपना रेट शो करे, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर का। ऑप्टिमम टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसमें कोई एक एंजाइम मैक्सिमम काम करे, उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर का। अगर हम इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम्स के काम करने का जो रेट है वो कम होता जाएगा। और जैसे अगर हम टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाए तो एक ऐसा आएगा टेम्परेचर जिसमें एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। अगर मैं ग्राफ के जरिए से आपको एक्सप्लेन करूं, टेम्परेचर, रेट ऑफ एंजाइम। अगर मैं टेम्परेचर और रेट ऑफ एंजाइम में ग्राफ ड्रा करूं तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ आपको जाहिर कर रहा है, ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि इनिशियली हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एंजाइम के काम करने का रेट है वो भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं एंजाइम के काम करने का रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक। और वो ख़ास लिमिट क्या है, ये पॉइंट।
इस पॉइंट को हम नाम देंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर का। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम के काम करने का रेट पीक पे होता है, यानी कि वो मैक्सिमम काम कर रहा होता है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाना शुरू करेंगे तो एंजाइम के काम करने का रेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे तो एंजाइम के काम करने का रेट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और ये वो स्टेज होगी जहाँ पे एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा वो। तो इस एंजाइम्स के काम करने की रेट के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सेकेंड वन अगर हम बात करें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी एंजाइम्स के रेट के ऊपर इफेक्ट करती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम के रेट पे कैसे इफेक्ट करती है, इसको भी हम ग्राफ के जरिए से ही एक्सप्लेन करते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैसे एंजाइम्स के रेट के ऊपर इफेक्ट करेगी, जैसे जैसे हम इसको भी हम ग्राफ के जरिए से एक्सप्लेन करते हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रेट ऑफ एंजाइम्स के दरमियान। जब जैसे जैसे सबस्ट्रेट हम इंक्रीज करते जाएंगे एंजाइम्स के काम करने का रेट भी इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन एक खास लिमिट तक। उस खास लिमिट के बाद जितना मर्जी हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो एंजाइम्स का रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। इस खास पॉइंट को हम नाम देते हैं सैचुरेशन का। सैचुरेशन क्या है, अब अगर हमारे पास 20 एंजाइम्स हैं तो हम सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जाएंगे, ज़्यादा एंजाइम वर्किंग में आएंगे, एंजाइम का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन तब तक बढ़ेगा जब तक कि 20 एंजाइम्स की एक्टिव साइट फिल नहीं हो जाती। जब सारे के सारे 20 एंजाइम्स सबस्ट्रेट से फिल हो जाएंगे तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब हम और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो वो एंजाइम के रेट के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि और ज़्यादा सबस्ट्रेट को इसके लिए एंजाइम्स ही अवेलेबल नहीं है, वो उसके लिए एंजाइम्स ही नहीं है, एक्टिव साइट ही नहीं है जहाँ पे वो जाके जुड़े और प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो और रिएक्शन को कैटालाइज करे। तो जब सबस्ट्रेट तमाम अवेलेबल एंजाइम्स को फिल कर लें तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं, उस स्टेज को हम नाम देते हैं सैचुरेशन का। अब सैचुरेशन होने के बाद जब तमाम एंजाइम्स फेल हो जाते हैं सबस्ट्रेट पे तो फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से एंजाइम के रेट के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि और ज़्यादा सबस्ट्रेट्स को जो कि हम ऐड कर रहे हैं एंजाइम्स ही अवेलेबल नहीं है उनके लिए जिसके साथ वो जाके अटैच हो और रिएक्शन को कैटालाइज करे। इस तरह से एंजाइम कंसंट्रेशन भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी एंजाइम के रेट के ऊपर इफेक्ट करती है, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक, सैचुरेशन तक। जब तमाम एंजाइम सैचुरेट हो जाए तो फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से एंजाइम के रेट के ऊपर कोई असर नहीं होता। और लास्ट वन अगर हम बात करें पीएच कॉन्सेप्ट, पीएच पीएच भी एंजाइम्स कंसंट्रेशन के ऊपर, एंजाइम्स के रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, असरअंदाज होती हैं। हर एंजाइम एक ख़ास पीएच के ऊपर अपना काम करता है। पीएच क्या है, पीएच हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है जो कि हमें बताती है कि ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है।
एंजाइम पीएच के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और बहुत थोड़ी सी भी पीएच चेंज होने की वजह से एंजाइम का जो रेट है वो बहुत जल्दी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो जाता है। अगर हम इसमें भी ग्राफ ड्रॉ करें पीएच और रेट ऑफ एंजाइम्स में, तो पीएच अगर हम इंक्रीज करते हैं एंजाइम के काम करने का रेट इंक्रीज होता है, लेकिन ये खास लिमिट तक, और उसके बाद फौरन अगर हम पीएच और इंक्रीज करेंगे तो ये फौरन ही क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम रेट शो करते हैं उसका नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच का। ऑप्टिमम पीएच वो पीएच जिस पे कोई भी एंजाइम मैक्सिमम रेट शो करे उसे हम ऑप्टिमम पीएच का नाम देते हैं। याद रखें कि पीएच की बहुत थोड़ी सी वैल्यू एंजाइम्स के स्ट्रक्चर को डीनेचर कर सकती है, इसलिए अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऑप्टिमम पीएच से और ज़्यादा पीएच को इंक्रीज करेंगे तो बहुत सडनली जो है वो एंजाइम्स का रेट जो है वो फॉल करेगा, बहुत सडन बहुत तेज़ी से एंजाइम्स का जो रेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा और एंजाइम बहुत जल्दी डीनेचर हो जाएगा। इसलिए पीएच जो है वो भी बहुत ज़्यादा एंजाइम के रेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जो एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करते हैं वो एसिडिक में ही काम करेंगे, जैसे कि स्टमक में एंजाइम पेप्सिन जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है। इसी तरह से स्टमक से आगे अगर हम जाएं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन एंजाइम काम करता है जो कि बेसिक मीडियम, वहाँ पे मीडियम जो होता है वो बेसिक होता है और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में ही काम करता है। ट्रिप्सिन एसिडिक मीडियम में और पेप्सिन बेसिक मीडियम में काम नहीं कर सकता। इस तरह से एंजाइम के काम करने के रेट के ऊपर पीएच भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करता है और उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनती है और फिर एंजाइम इसको कैसे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में शुरू में हमारे पास एक एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एंजाइम्स के पास जाएगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में मिलेंगे और टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। थोड़ी देर के लिए जिसे हम ईएस कॉम्प्लेक्स का भी नाम देते हैं, ईएस कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पर टेम्पररी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच रहेगा, एंजाइम उसके ऊपर वर्कआउट करेगा और फिर इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और एंजाइम एज इट इज हमें वापस मिल जाएगा, वो वहीं पे वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से एंजाइम काम करता है। अब एंजाइम की वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल पेश किए गए। इसमें सबसे पहले है लॉक एंड की मॉडल। सबसे पहले है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल ईमेल फिशर ने जो है वो प्रपोज किया था 1894 में। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की खास शेप होती है। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट स्पेसिफिक शेप।
ईमेल फिशर के मुताबिक जैसे एक खास की ही एक खास लॉग को खोल सकती है, इस तरह से एक खास सबस्ट्रेट ही एक खास एंजाइम के साथ जाके अटैच हो सकता है और वो एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। फिशर के मुताबिक एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की जो शेप है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। एक ख़ास किस्म की एक ख़ास शेप वाला सबस्ट्रेट ही एक खास सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच होगा और वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अब इस मॉडल के ज़रिए से एंजाइम की स्पेसिफिटी, ये मॉडल एंजाइम की स्पेसिफिटी के ऊपर बात नहीं करता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके बाद एक और मॉडल पेश किया गया, इसे हम नाम देते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल डैनियल कोस्टलैंड ने 1958 में पेश किया। अब इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम्स और सबस्ट्रेट वो दोनों रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट इसके मुताबिक दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों का स्ट्रक्चर रिजिड नहीं है। रिजिड नहीं है मतलब उनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वो फिक्स और रिजिड नहीं है बल्कि एक मोल्डेड फॉर्म के अंदर है। और एंजाइम अपनी सबस्ट्रेट के लिहाज से अपनी शेप को क्या करता है, ऑल्टर करता है, चेंज करता है ताकि सबस्ट्रेट उसके साथ जाके अटैच हो सके। और ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एज कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल के ऊपर। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम्स के ऊपर। स्पेसिफिटी के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। स्पेसिफिटी यानी कि एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट और अपने टाइप ऑफ एक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। एक ख़ास किस्म का एंजाइम एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट को ही अपने साथ अटैच कर सकता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। इस तरह से एक ख़ास किस्म का एंजाइम एक ख़ास किस्म के ही केमिकल एक्शन को कैटालाइज कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ अमाइलेज की, तो अमाइलेज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वर्कआउट करेगा, इसके अलावा ये प्रोटीन और लिपिड्स के मॉलिक्यूल को नहीं, उसके ऊपर काम नहीं करेगा। अगर मैं बात करूँ लाइपेज की, तो लाइपेज लिपिड्स के ऊपर यानी कि फैट्स के ऊपर काम करते हैं, फैट्स को कैटालाइज करते हैं, और प्रोटीज प्रोटीन को कैटालाइज करते हैं। ये सारे अपने टाइप ऑफ सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं और कोई भी एंजाइम दूसरे की सबस्ट्रेट को कैटालाइज नहीं कर सकता। तो ये है एंजाइम की स्पेसिफिटी कि एंजाइम अपने रिएक्शन और अपनी टाइप के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। थैंक यू।